नमस्कार। इस वक्त हम हैं जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में, जहां आप देख सकते हैं कि पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी हुई है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में तकरीबन 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। और इन पेंटिंग्स की खास बात है कि ये जो मानव मन की जो उलझनें, जो हमारी समस्या है, उन्हें तो दर्शाती हैं, साथ में उनका समाधान भी कहीं ना कहीं हमें दिखा रही हैं। इन पेंटिंग्स को बनाया है दिल्ली की शहर ने। शहर के बारे में आपको बता दूँ कि शहर बचपन से ही मेंटल इलनेस का शिकार थी, लेकिन ये बहुत लकी थी। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आज भी हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, सोसाइटी के लोग बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन शहर के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स ने इनकी इस प्रॉब्लम को समझा, इस डिसऑर्डर को समझा और उनका ट्रीटमेंट करवाया। तकरीबन 15 साल तक शहर का ट्रीटमेंट चला। शहर आज बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे इलाज के दौरान शहर को कलर्स से और जो कैनवास था, पेंटिंग के जो ब्रश थे, उनसे प्यार हुआ और उन्होंने अपने अंदर के जो भाव थे, उनके जो मनोदशा थी, उसको कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। और उसी का परिणाम है ये पेंटिंग्स जो आप यहाँ देख सकते हैं। और शहर के बारे में एक चीज़ और ख़ास बात है कि शहर जो एग्जीबिशन यहाँ लगा रही हैं, इस एग्जीबिशन से जो आय उनको प्राप्त होगी, उस आय का उपयोग भी वो मेंटल इलनेस के जो पीड़ित लोग हैं उनके ट्रीटमेंट में करेंगी। और ये काम वो पहले से भी करती आ रही हैं। इससे पहले भी इनकी कई एग्जीबिशन लग चुकी है, लेकिन जयपुर में इनकी पहली एग्जीबिशन है। तो ख़ास मुलाकात हम करेंगे शहर के साथ। शहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहले आपकी एग्जीबिशन के बारे में हमें बताइए। मेरे को 15 साल से डिप्रेशन था। तो जब इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कुछ लोग डायरीज़ लिखते हैं, कुछ लोग पोइट्री लिखते हैं, कुछ लोग कोई और तरीके से अपना फीलिंग्स बाहर निकालते हैं। मेरा तरीका, मेरा पेंटिंग था, जो मैंने कभी सीखी नहीं कहीं से। मेरी नानी ज़रूर पेंट करा करती थी, मेरी मासी करती थी सबसे बड़ी, पर मैंने कभी ऑफिशियली जाके नहीं सीखा। और मुझे बचपन में डाला भी गया था सीखने के लिए, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं पहले दिन आके बहुत नाराज़ हो गई कि मुझे नहीं करना है। तो मैंने अपना ही काम किया और ख़ुद ही अपने तरीक़ों से, अपने एक्सप्लोर कर करके मैंने अपनी पेंटिंग्स बनानी शुरू की। ऑलमोस्ट 2014 में मैंने 2016 में मैंने अपनी पहली एग्जीबिशन की थी दिल्ली में। एंड उसके बाद से मैं हर साल करती थी, कोशिश करती थी, बट फिर कोविड में ऑब्वियसली 2 साल में नहीं कर पाई। एंड उसके बाद मैंने अब की है 2 साल बाद। तो मेरी सारी पेंटिंग्स में मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे अंदर जो भी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती थी जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और किसी तरह मैं पेंट करके निकालती थी। ऑल्सो क्या होता है, जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो आप कभी लड़ते हो, कभी चीखते हो, कभी चिल्लाते हो, कभी मारपीट करते हो, तो आपकी वो एनर्जी बाहर आ जाती है। आप फिर थक जाते हो एक लिमिट के बाद। पर मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में तो यही सब होता था, बट धीरे धीरे जब मैंने पेंटिंग करनी शुरू की, मेरा माइंड शांत होने लगा। मेडिसिन्स भी, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी, ऊपर से काउंसलिंग रेगुलरली ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार जाती थी मैं। फिर धीरे धीरे वो कम हुआ, मेडिसिन्स कम हुए और फिर मैं पेंटिंग करने लगी और उससे मैं बेटर फील करने लगी। अभी जो आपने यहाँ पेंटिंग्स बनाई, तकरीबन 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। इसमें कौन सा मीडियम कौन सा है, किस तरह के कलर्स आपने यूज़? मैंने इंक यूज़ किया है, मैंने ब्रश पेन्स यूज़ किए हैं, मैंने परमानेंट मार्कर्स बहुत यूज़ किए हैं, स्केच पेन्स यूज़ किए हैं, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत पोस्टर कलर है। सर, आपको कभी ये रियलाइज़ हुआ कि आप कहीं ना कहीं आप अंदर से बीमार हैं, आपके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं, वो आपको कब पता चला था? आई थिंक होने के 5-6 साल बाद पता, मतलब था कि कुछ है। मम्मी पापा बोलते थे, बट ऑब्वियसली मानता नहीं है इंसान, और उनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे भी विद काउंसलिंग, थेरेपी, सबके साथ मिलके मेरे को एक लिमिट के बाद समझ आना शुरू हुआ, जब मैंने खुद डिसाइड किया कि यार ऐसे तो लाइफ नहीं चलने वाली और मैं इसके बारे में कुछ करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम किया, डॉक्टर्स के साथ। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, तो उनके बिना तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। पर मैं दूसरी चीज़ जो मानती हूँ कि ऐसे इश्यूज़ में अगर आप खुद से बेटर नहीं बनना चाहते तो आप नहीं कर सकते। आपके माँ बाप आपके साथ फोर्स नहीं कर सकते, एक साइकियाट्रिस्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी योर ओन पावर। तो वो ज़रूरी होती है, और वो धीरे धीरे ही मुझ में आई और उसी से मैं कर पाई और मैं बहुत बेटर हो गई। अच्छा, आपको जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपने जैसे बताया, क्या है ये एग्जैक्टली? लोगों को थोड़ा सा, मेरे दर्शकों को बताइए आप। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेनली वही है कि आप कुछ भी करते हो ना, बहुत एक्सट्रीम करते हो। जैसे आपने कभी शॉपिंग करी, आप बहुत शॉपिंग कर लेते हो, मतलब बहुत पैसा खर्च करने लग जाते हो एकदम से। आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशनशिप में होते हो, तो आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो। आप चाहते हो कि आप उसको कंट्रोल करो।
तो आपके कंट्रोल में नहीं होता, बट आप खुद ही कर देते हो। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत रिलेशनशिप्स चेंज होती हैं, एक चीज़ पे नहीं टिक सकते। लाइफ में मैंने इतनी चीज़ें की, मैं कभी टिक नहीं पाई। पेंटिंग ऐसी थी कि मैं छोड़ती थी कुछ साल, फिर करने लग जाती थी, फिर छोड़ती थी, फिर करती थी। फिर धीरे धीरे जब मैं बेटर होने लगी, तब मैंने पेंटिंग को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। मम्मी पापा तो थे ही, पर उसके साथ मैंने ये बना लिया। और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होते हैं, आप भरोसा नहीं कर पाते। पहले होता था जब स्टार्टिंग में, जब मैं छोटी थी, तब आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करती थी, बट धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट सब पे ही ख़त्म हो गया। मुझे लगता था कोई कर रहा है कुछ, या मुझसे कोई बहुत प्यार कर रहा है, तो मुझे वो गलत लगता था। मुझे लगता था दूर हो जाना चाहिए मुझे इस चीज़ से। तो पेरेंट्स का जब क्योंकि बस आप छोटे थे उस वक्त, तो पेरेंट्स को ये चीज़ का लगा कि नहीं, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हमें कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, इलाज करवाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें शुरुआत कब से हुई आपकी? शुरुआत तो स्टार्टिंग में ही हो गई थी, आई थिंक 2-3 साल की उम्र से। बहुत वायलेंट थी। मम्मी पापा को पहले लगता था कि बच्चा है, अटेंशन चाहिए, माँ बाप ने छोड़ दिया तो ट्रॉमा में है, तो उस वजह से उनको लगता था। फिर धीरे धीरे विद टाइम उनको समझ आया कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एक 4-5 साल का बच्चा कांच की चीज़ें नहीं तोड़ता, चीखता चिल्लाता नहीं है, रोड पे नहीं लेट जाता, मतलब ये सब नॉर्मल नहीं होता। तो उनको लगा कि यार कुछ करना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बहुत काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट से खुद मिलना शुरू किया, क्योंकि मुझे ले जाना बहुत लंबी और बड़ी चीज़ थी। बहुत ट्राई किया, पर मैं एक स्कूल में पढ़ी थी अहमदाबाद में, जहाँ से मैंने अपनी 10th 11th एंड 12th की थी, और 6th में भी मैं पढ़ी थी बीच में। तो वहाँ पे एक काउंसलर थी। मैं स्कूल से भाग जाती थी, मैं क्लासेस नहीं जाती थी, मेरा अटेंडेंस लो हो जाता था, मैं एग्ज़ाम नहीं देती थी, मैं कुछ भी मतलब नहीं होता था मुझसे। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे कैसे तैसे मेरा 12th पास हुआ, और धीरे धीरे मॉम डैड को भी चीज़ें समझ आने लगी उसके बाद, और फिर काउंसलिंग और सबसे बेटर हो गई चीज़ें। लेकिन सर, ये जो इशू है वो ऐसा है कि लोग बात नहीं करना पसंद करते, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है लोगों के अंदर कि कहीं हमें ऐसा ना हो कि कोई पागल समझे या कुछ और इस तरह की चीज़ों। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कभी, जब आप बाहर निकलती थी घर से बाहर, या कहीं पब्लिक प्लेस में इस तरह से आपने कुछ किया? बहुत कुछ मुझे अभी भी याद है। आई थिंक 2014 की बात है। मैं मॉल गई थी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, एंड मुझे वहाँ पे किसी ने शायद कुछ बोल दिया था या पता नहीं क्या हुआ था, और मैं काफ़ी परेशान हो गई, और मैं रोड पे गाड़ी के सामने आने की कोशिश कर रही थी, और मुझे बस वो लोग समझते थे मेरे को, तो उन्होंने मुझे जैसे तैसे शांति से गाड़ी में रखा और बोला घर चलते हैं, अभी घर जाके बात करते हैं। मतलब वो समझते थे, बट हर कोई नहीं समझता, और आपके कंट्रोल में नहीं होता कि आप कब क्या कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो। कभी भी हो सकता है वो, और आप नहीं कर रहे हो ना जानबूझ के, तो वो कभी भी हो सकता है। तो आपके आसपास बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग, मेरे मॉम के ऑफिस के लोग, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हैं इस टाइम पे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बेटर हो गई। रिलेशनशिप इश्यूज आपके रहे होंगे पेरेंट्स के साथ, वो फिर किस तरह से सारी चीज़ें नॉर्मल, हम कहें ना कि बेटर कैसे परेशान तो आपने किया होगा ऑब्वियसली मम्मी पापा को, तब जब छोटी थी और समझ भी नहीं थी इन सारी चीज़ों की क्या प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम फेस आप कर रही थी उसमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें होनी थी। बिल्कुल ठीक कैसे हुए? हाँ, स्मूथनेस का ठीक तो आई थिंक 3-4 साल जब कंटिन्यूसली काउंसलिंग करी, मेडिकेशन लिया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ आनी शुरू हुई, माँ बाप पे भरोसा बना, फिर मॉम डैड बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मतलब अच्छी बुरी कैसी भी बात हो, मुझे पता था कि मैं अपनी मॉम के पास दुनिया के किसी भी वक्त पे जाके वो चीज़ बता सकती हूँ। वो समझेंगी भी, वो कभी डांट भी सकती हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं, बट मैं धीरे धीरे वो चीज़ समझ गई कि दोस्त आएंगे जाएंगे 10, बॉयफ्रेंड आएंगे जाएंगे 10, और लोग आएंगे जाएंगे, बट मम्मी हमेशा रहेंगी, और उनको पता होना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दी एंड जब मैं प्रॉब्लम में होंगी या मैं परेशान होंगी, अटक जाऊँगी, तो वही आएंगे मेरे को बचाने। तो हाँ, धीरे धीरे। हाँ, किस तरह से टाइम देती हैं, कब बनाना पसंद करते हैं पेंटिंग्स? क्या होता है ना, कई होता है ना राइटर्स के लिए बोलते हैं कि राइटर तो होता है रात को लेट नाइट रख के लिख रहा है, या जब दिमाग में कोई थॉट आया तो तुरंत उसने लिखना शुरू कर दिया। पेंटर्स के लिए बताइए। मेरा सुबह 6 बजे भी हो सकता है, रात को 4 बजे भी हो सकता है, रात को 2 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है। मेरा भी बहुत ऐसा ही था कि मैं किस टाइम पे कैसे मूड में हूँ, किस टाइम पे मुझे किसने क्या कहा है, वो सब मैटर करता था। मैं क्या फील कर रही हूँ, तो उस हिसाब से होता था। कोई टाइम नहीं होता था, ऐसा कोई मेरा टाइम टेबल नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं आज पेंट करूँगी। वो कभी भी होता था यार, दिमाग में कुछ चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि 2-3 दिन नहीं किया, और एकदम से दिमाग में कुछ आइडिया आया और आपने पेन पेपर उठा के बनाना शुरू कर दिया, तो वो भी हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सहर जो है अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो सहर, आप मुझे बताइए कि जब आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया होगा,
तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि इसकी वजह ये भी हो सकती है? हाँ, तो डॉक्टर्स ने 2-3 चीज़ें बोली थी। पहला था कि डॉक्टर ने ये बोला कि क्या पता मेरे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उनमें से किसी को डिप्रेशन रहा हो सिवियर। दूसरी चीज़, जब एक माँ से बिछड़ जाते हो, क्योंकि मेरे केस में क्या था, मैं 9 महीने अपनी माँ के साथ थी, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ थी। तो 9 महीने एक अटैचमेंट तो बच्चे को अपनी माँ से हो ही जाती है ना, और प्लस 9 महीने पेट में भी होते हो आप, तो बच्चा भी फील करता है उस समय और माँ को भी फीलिंग्स होती है। तो एक उसकी वजह से भी हो सकता है कि माँ बाप ने एकदम से छोड़ दिया, तो उसकी वजह से ट्रॉमा भी हो सकता है। और या फिर जनरली एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान में। आप नहीं बोल सकते ना कि हमेशा कैंसर कोई रीज़न की वजह से हुआ है। कैंसर कभी कभी खुद भी हो जाता है, इतना सा हो कि इतना भी हो जाता है, तो वैसे ही है इसमें। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको अडॉप्ट किया गया है? तो मैं बचपन में, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था, तो मैं ऑलमोस्ट हर 10 दिन में 12 दिन में जैसे मेरी मेहंदी उतरती थी मैं अपनी मम्मी को बोलती थी मुझे लेके जाओ और मुझे मेहंदी लगवा के दो। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं 7 साल की थी और मैं अपनी मॉम का, ऐसे मुझे याद है अभी, मैं एक छोटी सी फ्रॉक पहन के अपनी मॉम का हाथ पकड़ के मार्केट में घूम रही थी। एंड मैंने एकदम से पूछा कि मैं आपके पेट से आई हूँ? तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर भैया कहाँ से आए हैं? तो मम्मी ने कहा वो मेरे पेट से आए हैं। तो मैं बड़ी परेशान, अब 7 साल के बच्चे को क्या ही समझ आएगा। तो मुझे लगा ये तो पता नहीं क्या है। तो मम्मी ने कहा तुम्हारी 2, मतलब तुम्हारी और भी मम्मी है। तो मैं और परेशान, अब 7 साल के बच्चे को कहाँ समझ आने वाला है ये सब। तो मैंने ज़्यादा कुछ समझा नहीं, पर मैं इतना समझ गई कि ये मेरी माँ नहीं है और ये मेरे से नफरत करती होगी क्योंकि इनका खुद का बच्चा है। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे दिमाग में बिल्ड होते होते वो डिप्रेशन में आ गया आगे। तो धीरे धीरे फिर मैं समझी। और आई थिंक अभी इनिशली मुझसे, अभी मैं एक IIS कॉलेज में बोलने गई थी जयपुर में, मुझसे एक ऑडियंस में सवाल पूछा गया था कि आप क्या बोलते हैं, अपनी जो रियल पेरेंट्स हैं उनको माफ़ कर चुकी हैं? हाँ, ये सवाल मैं भी अभी पूछने वाली थी। मेरा नेक्स्ट सवाल जो था वो यही होने वाला था कि क्या आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, उनसे कोई कंप्लेन, कोई शिकायत है आपको? पापा का तो मुझे पता नहीं, बट मैं इतना सोच सकती हूँ कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा अपनी बच्चे को देना। तो आज तक तो मैं बहुत गुस्सा थी, बट आई थिंक 2-2.5 साल पहले मेरी बात समझ में आई, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ अडॉप्टेड चाइल्ड मेरे दिमाग में 10 सवाल थे। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेडिकल। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली हिस्ट्री, वर्ड हो जाती थी कि यार मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ये सब। तो मैं वो भी वे में अपने माँ बाप को जानना चाहती हूँ। इन फ्यूचर मैंने प्लान भी किया है कि मैं शायद उनको जानना चाहूँगी, बट मैंने उनको फाइनली अब जाके 2-2.5 साल पहले माफ़ किया है, ये सोच कर कि मेरी माँ की कोई मजबूरी रही होगी, कोई भी अपने बच्चे को नहीं देना चाहता, तो उस वजह से मैंने हाँ माफ़ कर दिया है। तो अब हमारे साथ शहर के पेरेंट्स हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे हम शहर के बारे में और अधिक जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम, आपको सब जानते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन फिर भी होता है ना फॉर्मल। शबनम हाशमी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। सोशल एक्टिविस्ट जी। शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या एग्जैक्टली आपको कब, कितने साल की थी तब आपको ये पता चला कि ये कुछ प्रॉब्लम में है, और ट्रीटमेंट को जो उनका शुरू हुआ किस तरह से हुआ? देखिए, वैसे तो 3-4 साल की उम्र में यूजुअली बच्चा इतना वायलेंट या इतना गुस्सा नहीं होता जितना ये होती थी, और उसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी थी। लेकिन वंस शी एंटर्ड, जब टीन एजर हुई, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लो रहना और बहुत वायलेंट होना, वायलेंट बहुत ज़्यादा था। फिर टेंडेंसी थी अपने आप को हार्म करने की, दूसरों को भी और अपने आप को भी, जो बाद में और बढ़ गई। सुसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो जो आप पूछ रही थी शहर से कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें 2 अहम चीज़ें जो होती हैं, 2 शहर ने बताई। 2 ये होती हैं कि एक तो सेल्फ वर्थ बिल्कुल नहीं होता, अपने आप का बिल्कुल, अपने को ये महसूस करना कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा कोई मुझसे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये लगातार एक फीलिंग होना, और दूसरा सुसाइडल टेंडेंसीज़ होना। तो शहर में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थी, और काफ़ी बार उसने लेटर ऑन अटेम्प्ट किया। मतलब ऐसा होता था कि जब गुस्सा आता था तो इतना ज़्यादा कि बिल्कुल कंट्रोल के बाहर चीज़ें तोड़ देना, घर से निकल के भाग जाना, बाहर सड़क पे किसी या 6ठी मंजिल पे चढ़ जाना, वहाँ से कूदने की कोशिश करना, अपने आप को काटा भी कई बार, रिस्ट को। तो ये सारी थी टेंडेंसीज़, और ये दिखाई दे रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। तो हमने जब ये 15-16 साल की हैं तब से साइकियाट्रिस्ट से बात करनी शुरू की थी।
शुरू में साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट दोनों ही कुछ ठीक नहीं मिले, क्योंकि ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग विषय है कि हमारे यहाँ पूरा जो मेंटल हेल्थ नेटवर्क है उसके क्या हाल है। उसकी वजह से भी 2-3 साल जिसे कहते हैं प्रोसेस में प्रॉब्लम हुआ। 2014 में हमको एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट मिले जिन्होंने पकड़ा पूरे सारे, वो देख के जो भी अलग अलग, उन्होंने एक बहुत लंबी लिस्ट मुझे दी थी चेक करने के लिए कि क्या क्या इसमें होता है। एंड देन ही सेड कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। 1 साल उनसे ट्रीटमेंट कराया, फिर चिल्ड्रंस फर्स्ट में करवाया डॉक्टर अमित सेन से। तब से फिर चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई और थेरेपी भी साथ में रही, मेडिकेशन भी रहा, और जाहिर है कि जैसा वो कह रही थी सपोर्ट बहुत रही। हम दोनों को बहुत पढ़ना पड़ा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी जो रिएक्शन होता है कि अगर बच्चा वायलेंट है या आपको गाली दे रहा है या हर चीज़ के लिए आपको दोषी ठहरा रहा है तो आप रिएक्ट करते हैं या आप इंटरनलाइज करके खुद नाराज़ होते हैं। तो वो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी कि हम इन चीज़ों पर रिएक्ट ना करें, और ये समझना कि वो इस वक्त एक बीमार इंसान है और बीमार इंसान कुछ भी कर सकता है। वो उसके बस में नहीं है, वो जो कुछ कह रही है वो उसके बस में नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो वो चीज़ समझने में, और ऐसा नहीं कि हम भी पूरी तरह समझ गए, आज भी नहीं समझे, और आज भी ऐसा नहीं है कि शहर 100% ठीक हो गई। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। उसमें कहना चाहिए कि 80-90% उसने जीत हासिल की है अपनी मेहनत से, साइकियाट्रिस्ट की मेहनत से, लेकिन एक प्रोसेस है जो शायद कुछ साल और लेगी। सर, मैं आपसे आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम गौहर रज़ा है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों ही वर्किंग रहे हैं, तो इनको किस तरह से टैकल करते थे? आप दोनों ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ये पीछे से घर पे, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज कैसे की आप लोगों ने? जब तक छोटी थी तब तक तो फिर भी आसान था, क्योंकि फिज़िकली कंट्रोल करना आसान था। स्कूल के अंदर लोग कंट्रोल कर पाते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, साइज़ बढ़ने लगा, कद बढ़ने लगा, तब फिर और मुश्किल हो गई, बिकॉज़ फिर फिज़िकली कंट्रोल नहीं हो सकता था। हम समझते नहीं थे तब तक। तो दोनों के साथ ये हो गया था, मैं भी और शबनम भी, कि अगर कुछ टेलीफोन आता था तो हम सब कुछ छोड़ करके भागते थे। और ये तकरीबन 2-2.5 साल प्रोसेस चला है कि सब कुछ छोड़ो ऑफिस में, अभी फ़ौरन निकलो। उसमें ऑफिस वालों के साथ ओपन होना, अपने कलीग्स के साथ ओपन होना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ओपन होना कि बेटी बीमार है, और अपने पड़ोसियों के साथ ओपन होना, इस उसने बहुत फ़ायदा हमें पहुंचाया है कि हम कुछ कर भी पाए इस बीच में। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फैमिली पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। पार्शली पैरालाइज ज़रूर हो गए थे हम, और जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे थे। और वो दिन के किसी भी वक्त हो सकता था ब्रेकडाउन। मतलब सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तब भी हो सकता था, रास्ते में हैं तब भी हो सकता था। मैं दिल्ली से बाहर जा रहा था, फ़्लाइट में एंटर हो रहा था, उस वक़्त शबनम का फ़ोन आया कि उसने अपना हाथ काट लिया है। बाय द टाइम आई कुड रियलाइज़ वो दरवाज़ा प्लेन का बंद कर चुके थे। उसके बाद निकला नहीं जा सकता था। मैं पुणे पहुंच गया, मुझे वहाँ इंटरव्यूज़ करने थे। ऐसी सिचुएशंस में यू फेल्ट वेरी वेरी पैरालाइज्ड। लेकिन ये है कि कोप अप करना था, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी था, जैसा शबनम ने कहा, कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था, हम कैसे बिहेव करें वो बहुत ज़रूरी। ये सपोर्ट सिस्टम हमारे समाज में नहीं है। हमारे समाज में 2 बहुत मेजर कमियां हैं। एक तरफ तो इसकी समझ ही नहीं है। इसको बीमारी की तरह से नहीं देखते हम, इसको हम आदत की तरह से देखते हैं या पागलपन की तरह से देखते हैं। दूसरी बहुत बड़ी जो कमी है समाज के अंदर हमारे, वो ये है कि हमारा मेडिकल सिस्टम कहता है पेशेंट को ले आओ तो हम ट्रीट करेंगे। पेशेंट को लाना साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास बेहद मुश्किल काम है। तो कम से कम 2-2.5 साल हमें इसमें लग गए कि हम किसी बेहतर उसको तलाश करें जहां हम ले जा पाएँ मेंटली तैयार करके। ज़्यादातर अगर प्राइवेट उसमें जाएं आप तो थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन जो जगह हैं वो पेशेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। चिल्ड्रन फर्स्ट की
सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि वो जो जगह थी, वहाँ जो पेंटिंग थी, जो एम्बियंस थे, जो लोग बैठे हुए थे, वो बहुत फ्रेंडली थे। बाकी उससे पहले जिन साइकेट्रिस्ट के या काउंसलर्स के पास लेके गए हम, वहाँ पे उनका भी एटीट्यूड हमको यही दिखाई देता है कि हमने पैसे लेने हैं इनसे और इनका इलाज करना है। इससे ज़्यादा एम्पैथी थी ही नहीं। शायद पीडियाट्रिशियन बेटर होते हैं कि वो कम से कम पेंटिंग्स लगाते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ टॉफ़ी रखते हैं। यहाँ सेंसिटिविटी हमें साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स में भी नहीं दिखाई दी। एक काउंसलर के पास गए थे, उन्होंने इतना सारा अपना धुनी वूनी रमा करके एक माहौल बना रखा था कि वहाँ से शहर फ़ौरन उल्टे कदमों वापस आ गई। दूसरा एक बहुत मशहूर वो था, साइकेट्रिस्ट था, उसके यहाँ जाओ तो ऐसा लगता था कि आप किसी कैदखाने के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, पेशेंट को ये कन्विंस करना कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा इलाज वहीं मैं होगा। जानना चाह रही थी कि शहर को काउंसलर तक लेके जाना कैसे, कितना मुश्किल रहा, क्योंकि नहीं, ये वो तैयार ही जाने के लिए। नहीं, बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि शुरू में तो ये रिकॉग्नाइज करना कि मेंटल एलिमेंट है, वो जो पूरे समाज में एक माहौल है ना, जहाँ इतना बड़ा उसको टैबू समझा जाता है। जैसे वो शहर भी आपको बता रही थी, यही था कि क्योंकि वो वायलेंट होती थी, बाहर निकलती थी, तो आसपास भी लोगों का यही एक एटीट्यूड होता था, पागल है। तो उससे पहले खुद लड़ना कि भाई ये बीमारी है, ये एक जैसे और बीमारियां होती हैं वैसे ये भी बीमारी है, वहाँ तक शहर को लेके आना, उसमें हमको 2-2.5 साल लगे समझाने में कि ये बिल्कुल एक दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है और उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है, उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन वो तैयार नहीं थी। कि हमारी खुशकिस्मती थी कि हमको एक डॉक्टर राजीव मेहता जैसे साइकेट्रिस्ट मिले वहीं जहाँ हम रहते हैं, वहीं जो आने को तैयार हो गए। साइकेट्रिस्ट कभी घर नहीं जाते, वो आने को तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, कैसे, मुझे भी हैरानी होती है। लेकिन वो एक बार घर आ गए, तब भी शहर उस जैसे वो बता रही थी 2 साल से तो अपने कमरे से ही नहीं निकली थी, लेकिन वो तैयार होके बाहर आके बैठ गई उनके साथ, और उस बातचीत के बाद एक रास्ता खुला। तो हो सकता है कि अगर वो घर नहीं आते तो शायद हम उसके बाद पहली बार के बाद फिर शहर गई खुद से, लेकिन वो पहला जो एक स्टेप था, और हमें लगता है वो बहुत बड़ी कमी है एक साइकेट्रिस्ट और पेशेंट के बीच का जो रिश्ता है वो बनाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स मतलब जो मेंटल हेल्थ में ही जिनकी प्रोफेशन हो, उनका एक सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो आइडेंटिफाई करके और तैयार कर सकें। हम लोग क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूरा इसी काम में रहे हैं, तो तब भी हमारे लिए कंपैरेटिवली समझाना, पेशेंस रखना वो आसान था। ज़्यादातर माँ बाप ये नहीं कर पाते, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि फिर वो छुप के दवा देते हैं, और जिस दिन पेशेंट को पता चलता है कि मुझे छुप के कुछ दिया जा रहा है, उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो पेशेंट का हामी भरना कि हाँ मैं तैयार हूँ, आई विल स्टार्ट मेडिकेशन, आई विल स्टार्ट, मैं खुद जाके साइकेट्रिस्ट से मिलूँगा या मिलूँगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज इतने साल हो चुके हैं, आपने से बोला कि ट्रीटमेंट चला, आज ये ठीक है, पहले से काफ़ी ओवरकम किया है इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को। आज अब कैसे दिखता है शहर को, खास तौर पे जब इतनी सारी इनकी एग्जीबिशन भी लग रही हैं लगातार, यहाँ भी लगी है, क्या कहेंगे आप दोनों? नहीं, बहुत हिम्मत की बात है ये जो शहर कर पा रही हैं, क्योंकि बीपीडी एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ छोटी मोटी ऐसी हो जाती है जिससे इरिटेशन होता है। लेकिन उसके बावजूद एक तो ये कि घंटों बैठ के, ये 3-4 महीने का पूरा काम है शहर का, घंटों बैठ के पेंटिंग करते रहना, निकालना उसको, और उसके बाद आना, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। बहुत अच्छा लगता है कि शहर इतनी मुश्किल पूरी स्ट्रगल करके उससे बाहर आई हैं, और सिर्फ ये नहीं कि खुद पेंटिंग कर रही हैं, ओपनली इस बारे में बात कर रही हैं, जो आसान नहीं है। अपनी बीमारी के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में एक उन्होंने जिसे कहते हैं चुप्पी तोड़ी है, और उसकी वजह से आज सुबह भी एक फैमिली आई थी, आज 4 बजे भी कुछ लोग आने वाले हैं जिनके घरों में प्रॉब्लम्स हैं, उनको हिम्मत मिलती है कि कोई एक ऐसा है जो ये समझता है और उसके बारे में बात करता है, और उस सिर्फ बात करके, मतलब वो प्रोफेशनल काउंसलर तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की मदद कर पाती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज ये फ़ख्र होना इसलिए ज़रूरी है
कि हमने वो फेज़ देखा है जिस फेज़ में सारे कंट्रोल ख़त्म हो गए थे। हमने वो फेज़ देखा है और उससे गुज़रे हैं जिसमें हमारी ज़िंदगी अपने अंदर, अगर शहर की ज़िंदगी को छोड़ भी दें तो हमारी ज़िंदगी सिर्फ शहर की चारों तरफ घूम रही थी। कुछ और सोचना ही मुश्किल हो गया था ज़िंदगी में। कब शहर कैसे रिएक्ट करेगी हमें मालूम नहीं था। आज हमें मालूम है कि शहर का कंट्रोल कहीं ज़्यादा है। शहर अपना काम खुद संभाल पाती है। न सिर्फ ये कि वो उस कंडीशन से बाहर निकली है, बल्कि औरों को सपोर्ट करने के लिए आज वो खड़ी हुई है समाज में। ये हमको इस बात के ऊपर तो फ़ख्र होता ही है। बहुत सारे लोगों को मदद कर रही हैं। जैसे शबनम अभी कह रही थी, आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया, गांव में एक लड़का है, उसने अभी 3-4 दिन पहले ज़बरदस्ती उसको शादी थी घर में, वहाँ ले गए और जैसा करते हैं नौजवान बच्चों के साथ, उसको भी कहा कि तुम खाना सर्व करो। उसने पूरा का पूरा दाल का बड़ा दोना उलट दिया किसी के ऊपर वहाँ पर, और फिर उसके बाद हंगामा हुआ। नेचुरल रिएक्शन ये होगा कि उसको मारेंगे पीटेंगे, लेकिन 2 साल से जो बातचीत हो रही है पेरेंट्स के साथ, उसमें यही उनकी कम से कम समझ में आ पाया है कि उसको मार नहीं सकते आप उसको चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, वहाँ से हटाना ज़रूरी था। आज सुबह ही वो मतलब फादर रो रहे थे टेलीफोन के ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेलीफोन हैं जो लगातार आते रहते हैं और उसकी वजह शहर है। जी बिल्कुल। उसकी आखिरी असल सवाल वजह मेरा से आप है। दोनों से आखिरी सवाल था, आप बेटा भी अडॉप्ट कर सकते थे, बेटी ही क्यों? बेटा ऑलरेडी था ना। बेटा है, बेटी की ज़रूरत थी। इसमें भी एक बहुत फ़नी स्टोरी है, मैं बताऊंगी। मेरे मम्मी पापा को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, तो मेरे भाई के स्कूल में किसी दोस्त की बहन पैदा हुई थी और मेरे भैया ने घर पे आके बोला कि मुझे भी बहन चाहिए। तो दैट्स व्हेन उन्होंने सोचा कि वी विल अडॉप्ट अ चाइल्ड। और फ़नी बात ये थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे बहुत स्किन एलर्जीज़ थी और मैं बहुत वीक थी, बहुत मैलनरिश थी। एंड जब अडॉप्शन एजेंसी में मेरे मम्मी पापा गए तो उन्होंने बोला ये बच्ची हमने आपके लिए फाइनलाइज़ की, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो मेरी मॉम का यही जवाब था कि आपने बोल दिया और ये हमारी बेटी हो गई। इसमें हमारे अप्रूवल के लिए हम कोई नहीं होते उसे अप्रूव करने वाले। सो दैट इज़ देयर। चलिए शहर चलते चलते हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहें। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा फेसबुक है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। सहर हाशमी है मेरा नाम। कुछ भी हो हम लोग हमेशा हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल द बेस्ट। मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि लाइफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, लाइफ हमेशा अप एंड डाउन होती है। तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और बुरी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। जैसे मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ हूँ, तो वो भी एक बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सहर हाशमी और उनके पेरेंट्स। सहर का मैसेज भी है कि अगर आपके घर में, आपके फैमिली में कोई भी मेंबर इस तरह की किसी भी इलनेस का शिकार है तो अपनी चुप्पी तोड़िए, उसे सामने लाइए, अपनी समस्या को सामने लाइए, तभी उसका समाधान हो सकेगा। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेरा।